नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद। आज मैं एमए 4th सेमेस्टर पेपर सेकेंड यूनिट 4 के अंतर्गत लोकपाल विषय पर अपना जानकारी साझा करूंगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोकपाल क्या है, लोकपाल का अर्थ क्या है और लोकपाल की उत्पत्ति, इतिहास और उसका कार्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, लोकपाल एक ऐसा जनतांत्रिक संस्था है जो प्रशासन के भ्रष्टाचार का जांच करता है। कुल मिलाकर के देखें तो यह एंटी करप्शन के विरुद्ध जांच करने वाली एक निकाय या एक बॉडी है। और इस लोकपाल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लोपाला संस्कृत भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। इस प्रकार की निकाय विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले स्वीडन में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित किया गया। नागरिकों की शिकायतों की जांच करने वाली सर्वप्रथम जनतांत्रिक संस्था ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन में जो ओम्बुड शब्द है ये स्वीडन की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में काम करना। फिर आगे इस प्रकार की जो संस्था है, संस्था का निर्माण फिनलैंड में 1919 में, इंग्लैंड में 1967 में, डेनमार्क में 1955 में, न्यूजीलैंड में 1962 में और आगे रूस में, भारत में इस प्रकार की संस्था का निर्माण किया गया। हालांकि यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने वाली जो संस्था का नाम विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको स्वीडन में ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में इसको संसदीय जांच आयुक्त के नाम से जाना जाता है। सोवियत रूस में इसको अभियोजक के नाम से जाना जाता है और भारत में इसको केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर इसको लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। हम पहले जानने का प्रयास करते हैं कि स्वीडन में इसका स्वरूप क्या था। स्वीडन में ओम्बुड्समैन एक संवैधानिक पद है, जिसको वहां की संसद व्यवस्थापिका के द्वारा 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और इस ओम्बुड्समैन को वहां के संसद के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। ओम्बुड्समैन एक ऐसा निकाय है स्वीडन का जो वहां की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप से अपना कार्य को आगे बढ़ाती है। ओम्बुड्समैन जो है वहां के नागरिकों का, अधिकारियों का, न्यायिक अधिकारियों का, यहां तक के सैनिक अधिकारियों के ऊपर भी नियंत्रण रखता है, नजर रखता है, ताकि ये सभी जो है वस्तुगत रूप से, जो कि वैधानिक रूप से कानून के अधीन अपने कार्य को करे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओम्बुड्समैन को स्वीडन में किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है, अपितु वह किसी नागरिकों के द्वारा कुप्रशासन के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करता है और जांच के आधार पर अपनी जो पहल है, अपनी जो अनुशंसा है, उसको उच्च अधिकारियों को या वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में संसद को सौंपती है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो ओम्बुड्समैन को सजा देने का अधिकार नहीं है, अपितु वह मामलों की जांच करके उस पर अपना जो है विचार उच्च अधिकारियों को प्रेषित करती है। ओम्बुड्समैन का कार्य जो है लोगों के शिकायतों की जांच करना, और वो कौन कौन प्रकार की जो है शिकायत हो सकती है, जैसे कि इसमें कुप्रशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासन में भाई भतीजावाद, अशिष्टता,
साथ ही साथ प्रशासन और शासन में लगे हुए अधिकारियों के द्वारा अपने विवेकाधिकार, शक्तियों, प्राधिकार का दुरुपयोग इत्यादि के विरुद्ध के मामलों की जांच जो है लोकपाल या ओम्बुड्समैन के द्वारा किया जाता है। चूंकि स्वीडन में सारा जो ओम्बुड्समैन के नियुक्ति, उसको उसके पद से हटाया जाना, उसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करना, ये इत्यादि काम जो है संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसे स्वीडन में संसदीय ओम्बुड्समैन के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको भारत में अगर हम कहें तो लोकपाल के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, प्रशासन पर कसावट लाने के लिए, प्रशासन पर निष्पक्षता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जन चेतना युक्त संस्था है। और इसी के आधार पर लोकपाल के महत्व को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने इसको नौकरशाही के, आतंकवाद के विरुद्ध जनतांत्रिक सरकार की दीवार की संज्ञा दी है, तो वहीं पर गेराल्ड ई केडन ने इसको जन चेतना युक्त संस्था का संज्ञा प्रदान किया है। आगे हम देखते हैं भारत में लोकपाल। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के प्रशासन में जो है मजबूती लाने के लिए भारत के प्रशासन में व्याप्त जो है भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, यहाँ तक के जो आर्थिक अनियमितता है उस पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया गया। साथ ही साथ इसमें जो है संवैधानिक रूप से केग की स्थापना की गई। साथ ही साथ इसमें सीबीआई और सीवीसी की स्थापना की गई। लेकिन आगे ये देखा गया कि भारत की जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है वह प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहीं न कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए, तभी जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग पाएगा। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पर व्यापक सुधार को ध्यान में रखते हुए 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई। और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात को दूर करने के लिए स्वीडन के तर्ज पर भारत में ओम्बुड्समैन की तरह लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव जो है दिया। साथ ही साथ इसने इस लोकपाल लोकायुक्त निकाय को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया कि यह निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम करे। साथ ही साथ इसकी नियुक्ति जो है वह गैर राजनीतिक तरीके से होना चाहिए। इस लोकपाल निकाय को इसका जो स्तर है उच्च न्यायिक संस्था के समान होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो प्रकृति है वो अनौपचारिक होनी चाहिए। इसको अपने जांच की कार्यवाही को गुप्त ढंग से रखनी होगी। साथ ही साथ इसको अपने कार्यवाही के दौरान सरकार से किसी भी प्रकार से आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। और इसको अपने विवेकाधिकार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात के विरुद्ध यह जांच करेगा और कर्तव्य पूर्ति हेतु इसको आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की इसमें शक्ति निहित होगी। इस प्रकार से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार जो है संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में लाया गया, जो कि लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने की वजह से लोकपाल विधेयक जो है असफल हो गया। फिर आगे जो है फिर से लोकपाल विधेयक को 1971 में, 1977 में और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल 1985 में भी लाया गया, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश यह लोकसभा में पास होने के बाद जो है राज्यसभा में पास न हो सका। आगे 4 वर्ष बाद फिर से 1989, 1996 और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल 1998 और 2001 में भी संसद में लोकपाल विधेयक को लाया गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि यह लोकपाल विधेयक
पास नहीं हो पाया। आगे इसी कड़ी में प्रशासन की भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए, अंकुश लगाने के लिए प्रशासन पर व्याप्त जो पक्षपात है, भाई भतीजावाद है, जो आर्थिक अनियमितता है, वह प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक जो है आंदोलन समाज सेवी अन्ना हजारे के द्वारा 2011 में शुरू किया गया और उनके द्वारा जन लोकपाल को एक आंदोलन का रूप दिया गया, जिससे पूरा राष्ट्र जो है एकजुट हो गया और सारे राष्ट्र के लोगों ने एक जो है स्वर में मांग की कि एक सशक्त लोकपाल बिल लाया जाए, एक सशक्त लोकपाल को लेकर के भारत में कानून बनाया जाए। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत में लोकपाल बिल को पारित करने का श्रेय सही मायने में अन्ना हजारे को है और इनके प्रयास से 2012 में एक बार फिर से लोकपाल बिल जो है संसद में लाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिर भी एक बार जो है पास नहीं हो पाया। अंततः आगे 2013 में सरकार के द्वारा जो है संसद में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें मैं स्पष्ट कर दूं, लोकपाल जो है यह केंद्र स्तर की जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार की जांच करता है, उन मामलों की निगरानी करता है, और लोकायुक्त जो है वह राज्य स्तर के प्रशासन पर जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करती है। 2013 में भारतीय संसद द्वारा लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम पारित हो जाने के बाद लोकपाल चयन के लिए लोकपाल चयन समिति का गठन किया गया। लोकपाल चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के संसद के लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक व्यक्ति को शामिल किया गया। लेकिन उस समय लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता नहीं मिल सकी, क्योंकि उनके द्वारा लोकसभा के सदस्य संख्या के 10% जो सीट जीती नहीं गई थी, इस आधार पर विपक्ष का नेता का पद खाली रह गया। फिर भी लोकपाल चयन समिति के लिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को इनकार कर दिया। इस प्रकार से लोकपाल चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा पहला लोकपाल के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष को नामित किया गया। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोकपाल चयन समिति का काम जो है लोकपाल को नियुक्त करना नहीं बल्कि नामित करना है। तो उनके द्वारा नामित किया गया और उनके द्वारा नामित करके उस नाम को आगे बढ़ाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे भारत का मुख्य कार्यपालिका होता है, इसलिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से चयन समिति द्वारा नामित पिनाकी चंद्र घोष को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। इस प्रकार से देखते हैं कि भारत के लोकपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तक के अपने पद पर बना रहता है। और अगर हम उसकी वेतन की बात करें तो भारत के लोकपाल का वेतन जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के समान होगा, ऐसा प्रावधान है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं भारत में लोकपाल की स्थापना जो है 19 मार्च 2019 को नई दिल्ली में इसके मुख्य कार्यालय के रूप में किया गया। अब हम इसकी संगठन और आकार की अगर बात करें तो लोकपाल में एक अध्यक्ष के साथ
8 और सदस्य होते हैं। इस प्रकार से कुल इसकी जो आकार है संख्यात्मक रूप से 9 हो जाती है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो 8 सदस्य होते हैं उन 8 सदस्यों को भी 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से जो 4 सदस्य हैं वो न्यायिक सदस्य के रूप में होते हैं, 4 सदस्य जो हैं वह सदस्य गैर न्यायिक सदस्य के रूप में होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं गैर न्यायिक सदस्यों के बारे में। ये जो 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे इनको जो है इंश्योरेंस, बैंकिंग, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, साथ ही साथ प्रशासन, साथ ही साथ बैंकिंग, वित्तीय प्रशासन के प्रबंधन का 25 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से जिसका अनुभव अधिकतम होगा ऐसे व्यक्तियों को इसमें गैर न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इस आधार पर 4 लोगों को, जिसमें दिनेश जैन, अर्चना रामसुंदर, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद को हमारे पहले लोकपाल में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं न्यायिक सदस्यों के बारे में, तो न्यायिक सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि उनको न्यायिक क्षेत्र में उच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और इस आधार पर इसमें 4 सदस्यों के रूप में दिलीप बाबा साहेब भोसले, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही साथ प्रदीप कुमार मोहंती, जो झारखंड हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। अभिलाषा कुमारी, जो कि मणिपुर के पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और उससे पहले गुजरात के हाई कोर्ट में उन्होंने जज के रूप में काम की थी। साथ ही साथ गुजरात के राज्य मानवाधिकार आयोग की वो प्रेसिडेंट रह चुकी थी। वर्तमान में जो हमारे भारतीय लोकपाल के सदस्य के रूप में है। और साथ ही साथ 8वां और चौथे न्यायिक सदस्य के रूप में अजय कुमार त्रिपाठी, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, शामिल थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कुल मिलाकर के एक अध्यक्ष और 8 सदस्य को मिलाकर के संख्यात्मक जो आकार है 9 हो जाती है। यहाँ पर एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि वे कौन है जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकते। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का कोई भी सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के कोई भी सदस्य जो है इसका सदस्य नहीं बन सकता। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जिसको भारत सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन पंचायती राज की जो निकाय हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, शहरी निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का कोई भी सदस्य जो है इसका सदस्य नहीं बन सकता। साथ ही साथ 45 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है इसका सदस्य नहीं बन सकता। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, गैर न्यायिक सदस्य जो है 4 सदस्य, इनको निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होना चाहिए। लोकपाल निम्न 7 श्रेणियों के व्यक्तियों की जांच कर सकता है। कहने का मतलब लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल है भारत में। तो इसमें अगर हम बात करें तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व संसद के सदस्य, वर्तमान संसद के सदस्य, भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कैबिनेट के सदस्य, साथ ही साथ भारत सरकार, केंद्र सरकार की जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं उनको, और साथ ही साथ सार्वजनिक उपक्रम और निकाय के प्रथम श्रेणी के अधिकारी। उसी प्रकार से गैर सरकारी संगठन या जिसे हम कहते हैं एनजीओ के निर्देशक एवं अन्य अधिकारी जिन्हें सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा धन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से एनजीओ के निर्देशक व अन्य अधिकारी जो जनता से निधि प्राप्त करते हैं, इन सारे लोगों के विरुद्ध अगर नागरिकों के द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उसकी जांच जो है लोकपाल के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से लोकपाल के कार्य और शक्ति के अंतर्गत प्रशासन में लगे हुए
जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा जो अनुचित लाभ के लिए जो काम किया जाता है, जो कुप्रशासन संबंधी मामले हैं, उन सिविल सेवकों के द्वारा जो पक्षपात किया जाता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है, अशिष्टता और भ्रष्टाचार संबंधी जितने भी मामले हैं जिनकी शिकायत जनता के द्वारा की जाती है, ऐसी शिकायतों की जांच जो है लोकपाल के द्वारा की जाती है। यह उसके कार्य और शक्ति क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से कोई भी सरकारी लोक सेवक, सरकारी अधिकारी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाए, साथ ही साथ उसमें अगर ईमानदारी की कमी और अन्याय से संबंधित मामलों को अगर उसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसे मामलों की जांच भी लोकपाल के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्री या राज्य सचिव के अनुमोदन से अगर किसी नागरिक के ऊपर अगर कोई सरकारी कार्यवाही हो तो ऐसे स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा लिखित में शिकायत की जा सकती है और ऐसे शिकायत की भी जांच जो है लोकपाल करती है। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट मैं बता दूं कि न्यायालय के द्वारा किसी भी नागरिक के ऊपर कोई भी सरकारी शिकायत के अंतर्गत कोई कार्यवाही में अगर कोई निर्णय दिया गया हो तो ऐसे निर्णय का जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें भारत में लोकपाल एक सशक्त भ्रष्टाचार निरोधी निकाय के रूप में सतत कार्य कर रही है और यह अभी अपने शुरुआती चरण में है। निश्चित ही आने वाले समय में भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।